सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए अलाओं में शामिल अफसाना जवार भाटा। भादों का महीना था। रात के 2 बज चुके थे। मूसलाधार पानी बरस रहा था। कमलानाथ बाबू अब तक जरूरी कागजात देख रहे थे। वो हाथ में कलम लिए कुर्सी पर बैठे थे। मेज पर बिजली का लैंप जल रहा था और सामने कागजात का अंबार बिखरा पड़ा था। पास की मुसहरी पर उनकी बीवी पद्मा सोई हुई थी। यकायक बिजली चमकी, बादल कड़का और सारा कमरा रोशन हो गया। कमला की आंखें चौंधिया सी गईं। लैंप की रोशनी मांद हो गई। मुसहरी पर पद्मा कांप सी गई। वो बेताबी के साथ बांह फैलाकर जरा खिसकी, मगर उसका हाथ मुसहरी की खाली जगह पर पड़ा। इस बार उसने आसपास टटोला, मगर वहां कुछ न था। खौफ से उसकी नींद उचट हो गई। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। कमला बाबू अपने ख्याल में डूबे हुए थे। पद्मा नींद में डूबी हुई आवाज में बोली, ओह, आप अब तक काम कर रहे हैं? कमला बाबू ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, हाँ। अब आइए, सो जाइए, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। तुम सो जाओ, अभी बहुत से कागजात बाकी हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कमला बाबू कागजात देखते ही रहे। पानी अब भी बरस रहा था। सिवाय पानी बरसने की और किसी किस्म की आवाज सुनाई न पड़ती थी। दूसरे कमरे से 2:30 बजने की आवाज आई, लेकिन कमला बाबू हिले तक नहीं। वो अपना काम करते ही गए। फिर घड़ी ने 3 बजाए। उन्होंने जल्दी जल्दी कागजात को तरतीब देकर मेज पर रखा और कुर्सी से उठे। पद्मा अब तक जाग रही थी। उसकी नींद टूटी तो फिर वो सो न सकी। वो सीने के नीचे एक तकिया दबाए, दोनों हथेलियों पर रुखसार रखे कमला बाबू को टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसकी आंखों में शिकायत की एक लंबी कहानी छुपी हुई थी। कमला बाबू मुसहरी पर आकर बैठ गए। पद्मा बोली, आप? कमला बाबू ने बात काट कर कहा, अब बातें करने का वक्त नहीं रहा, 3 बज गए हैं, सो जाओ, मुझे 6 बजे उठना है। पद्मा चुप हो गई। सोचने लगी, ये कैसे आदमी है, मशीन की तरह बेहिस, दिन रात काम करते हैं। उनके दिल में लतीफ एहसास की कभी कोई लहर नहीं उठती। अपनी सेहत का भी जरा ख्याल नहीं। कमला बाबू की सेहत का ख्याल आते ही वो फिर बोली, मैं आप? कमला बाबू ने फिर बात काट दी और बोले, इस वक्त सो जाओ, बात करने का अब वक्त नहीं। इतना कहकर वो मुसहरी से उठे, मेज के पास आए, टाइम पेस की जगावनी घंटी लगाई, बिजली का बटन दबाकर एक हल्के सब्ज रंग का बल्ब रोशन कर दिया और मेज वाला बल्ब बुझा दिया। सारे कमरे में धीमी धीमी सब्ज रोशनी फैल गई। मुसहरी पर लेटे रेशमी चादर सर से पांव तक तान कर सो रहे। पद्मा सोचने लगी, किस आदमी का मेरा साथ हुआ। ब्याह होता है एक दूसरे का जीवन साथी बनाने के लिए। मेरा भी ब्याह इसीलिए हुआ था, पर किस्मत ने मिलाया तो ऐसे आदमी से जो सूखी लकड़ी से भी ज्यादा बेहिस है। ब्याह को 3 साल हो गए, कभी 1 घंटा बैठकर ऐसी बातें न की जिससे दिल खुश हो जाए। जब सामने आए तो चेहरा उतरा हुआ, फिक्र से चेहरा उदास। कुछ पूछा तो जवाब मिला, कारोबार की हालत अच्छी नहीं, 2 लाख का एक ऑर्डर मिलने वाला था, उसकी फिक्र में हूँ। कल यकायक बाजार गिर गया, वरना इस काम में 50,000 की बचत हो जाती, सिर्फ 20,000 मिले। इस तरह 30,000 का घाटा हो गया। और इसी तरह की सूखी बातें। जब मुझे उदास देखा तो ऑफिस से आते वक्त कोई जेवर खरीद लाते या कोई दूसरी अच्छी चीज। मालूम होता है कि वो मुझे सिर्फ जेवर और चीजों की भूखी समझते हैं। पद्मा का दिल बैठने लगा। उसने दर्द और शौक भरी नजर से कमला बाबू को देखा। वो सर से पांव तक सफेद रेशमी चादर में लिपटे पड़े थे। वो उनके चेहरे को भी न देख सकी। उसके दिल में उदासी की एक तेज लहर दौड़ गई। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उसका दिल बैठने लगा। बेख्तियार दिल भर आया, मगर उसने अपने उभरते हुए जज्बात को कोशिश करके दबाया। शायद कमला बाबू की नींद उचट न जाए। उन्हें सवेरे ही उठना था, मगर मुसीबत ये थी कि वो अपने जज्बात को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करती, वो उतना ही ज्यादा उभर रहे थे। उसको अपनी पिछली जिंदगी के आजाद दिन सुहाने ख्वाब की तरह याद आ रहे थे। वो बेचैन होती जा रही थी। आखिर इसी हालत में वो सो गई। 6 बजते ही घड़ी ने जगावनी घंटी बजानी शुरू कर दी। कमला बाबू मुसहरी से अंगड़ाई लेते हुए उठे, दीवार के करीब जाकर एक बटन दबाया, जिससे नौकरों के कमरे में घंटी बजनी शुरू हो गई। फिर गुस्ल खाने में चले गए, जिसका दरवाज़ा सोने के कमरे में ही खुलता था। थोड़ी देर में पद्मा उठ बैठी। उसका चेहरा उदास था। थोड़ी देर तक बैठी वो कुछ सोचती रही, फिर उठी। गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद देखकर वो दूसरे कमरे में चली गई। जब वो मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस आई तो कमला बाबू कमरे में न थे।
वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। इतने ही में पर्दे के पीछे से नौकर ने आवाज दी, आ सकते हैं हुजूर? आओ, पद्मा बोली। नौकर ने आते ही झुककर सलाम किया और बोला, साहब चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कपड़े संभालती हुई खाने के कमरे में चली गई। कमलानाथ बैठे थे, कपड़े पहनकर तैयार थे। उनके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद का गहरा साया था। पद्मा जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। कमला बाबू ने नौकर से कहा, ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहो। पद्मा ने टोस्ट में मक्खन लगाकर कमला बाबू की प्लेट में रखा, फिर चाय बनाने लगी। चाय की एक प्याली कमला बाबू की तरफ बढ़ाकर दूसरी प्याली बनाते हुए उसने कमला बाबू की तरफ इस उम्मीद के साथ देखा कि शायद वो कुछ बोलें, मगर वो चुपचाप बैठे थे। आखिर उसने कहा, आप इतने फिक्रमंद क्यों मालूम हो रहे हैं? कारोबार की हालत अच्छी नहीं। कमला बाबू ने पद्मा की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, फिर चाय पीने लगे। पद्मा को इसकी उम्मीद बिल्कुल न थी। उसके दिल को झटका सा लगा। उसने कमला बाबू की तरफ देखा। वो अपने दोनों टोस्ट खत्म कर चुके थे। चाय की प्याली उनके लब से करीब रुकी हुई थी और वो फैली फैली निगाहों से दीवार की तरफ देख रहे थे। पद्मा ने कहा, मैं आज अपनी बहन के यहाँ जाना चाहती हूँ। अकेले मेरी तबीयत घबराती है। नहीं, कमला बाबू ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। आज नहीं, 2-4 दिन बाद चली जाना, मुझे भी बाहर जाना है। पद्मा कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन कमला बाबू उठे और बाहर चले गए। पद्मा चुपचाप बैठी दरवाजे की तरफ देखती रही, बिल्कुल खाली नजरों से। उसका दिमाग भी खाली था। जब कमला बाबू नजरों से ओझल हो गए तो उसने चाय की प्याली रख दी और कमरे में चली आई। नढाल होकर मुसहरी पर गिर पड़ी और सोचने लगी, ब्याह को 3 साल हुए मगर कोई खुशी नसीब न हुई। कभी हंसकर न बोले। अजीब आदमी है। समझते हैं कि शानदार कोठी, मोटर, कपड़ा और जेवर से मैं खुश हूँ। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्हें किस तरह बताऊं कि पद्मा दौलत, आराम और आराइश से ज़्यादा आपकी मोहब्बत की प्यासी है। दिन रात कुड़ कुड़ कर कटता है। चेहरे से हंसी और खुशी के निशान भी मिट गए, मगर कभी न पूछा कि तेरा चेहरा मैला क्यों। बस दिन रात एक धुन है, रुपया रुपया। मुझसे ज़्यादा रुपये की फिक्र है। फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी? लोग कहते हैं दौलत से आराम मिलता है। ये दौलत तो मेरे लिए मुसीबत बन गई। दिन रात बस रुपया की फिक्र है। आराम की फिक्र में तकलीफ उठाई जा रही है, 100 तरह की तकलीफ। जिंदगी एक मशीन बनकर रह गई है जो दिन रात चलती रहती है। ब्याह के बाद 3 साल सीने पर पत्थर रखकर और सारे अरमानों को कुचलकर जिंदगी के दिन काटे, मगर इस तरह कब तक कटेगी? उनके सीने में तो दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। मगर मैं दिल को पत्थर का टुकड़ा किस तरह बना लूं? उनका दिल तो रुपये की मोहब्बत में दीवाना हो रहा है, लेकिन मेरा दिल तो उनकी मोहब्बत में दीवाना हो रहा है। वो बेफिक्र हैं, मैं किस तरह बेपरवाह हो जाऊं? पद्मा देर तक इसी किस्म की बातें सोचती और रोती रही, लेकिन उसकी समझ में ये ना आया कि क्या करे और क्या ना करे। वो उठी और बहन को एक खत लिखने लगी। वो चाहती थी कि अपना दिल खोलकर बहन के सामने रख दे, मगर उसका दिमाग काम न कर रहा था। 1 घंटे से ज्यादा कागज कलम दवात लिए बैठी रही, लेकिन मुश्किल से चंद सतरें लिख सकी। इतने में कमलानाथ वापस आ गए। पद्मा ने कागज को मेज की दराज में रख दिया और कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। कमलानाथ ने आते ही कहा, जरा खाना मंगवा लो, 11 बजने वाले हैं और 11:15 बजे की ट्रेन से बाहर जाना है। पद्मा कमरे से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ी। कमलानाथ ने उसे पुकार कर कहा, और हाँ सुनो, आज 2 बजे की ट्रेन से रमेश बाबू आ रहे हैं। वो 2-4 दिन यहाँ ठहरेंगे। मेरे पीछे उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं 2 ही 4 दिनों में वापस आ जाऊंगा। कमलानाथ कहाँ गए थे पद्मा को बिल्कुल मालूम नहीं था। रमेश बाबू उसी दिन आ गए। उनका तार आ चुका था। वो कमलानाथ के बचपन के दोस्त थे और एक बार पहले भी आ चुके थे। पद्मा उन्हें जानती थी। बहुत खुश मिजाज आदमी थे। लगातार घंटों हंसते और हंसाते रहते थे। उनकी हर बात अच्छी थी। अब तक उन्होंने ब्याह नहीं किया था। इसकी 2 वजह थी। एक तो उन्हें बराबर बाहर रहना पड़ता था, दूसरे वो डरते थे कि बीवी मिजाज के मुताबिक न मिली तो और भी मुसीबत होगी। जिस वक्त से वो आए पद्मा को हंसाते रहे। वो बात ही ऐसे करते थे कि आदमी हंसता रहे। लेकिन कभी कभी रमेश बाबू की खुश मिजाजी के साथ कमलानाथ की सूखी तबीयत का एहसास हो जाता तो उसको बड़ी हसरत होती। उसका दिल दुख जाता और चेहरा मैला पड़ जाता और दिल ही दिल में कहती,
वो औरत बड़ी खुशनसीब होगी जिसे रमेश बाबू जैसा शौहर मिलेगा। एक बार नाश्ते के वक्त कुछ ऐसी हंसी की बात हो गई। पद्मा और रमेश बाबू खूब हंसे, लेकिन हंसते हंसते पद्मा को कमला नाथ याद आ गए और उनके साथ ही उनकी बेपरवाही। उसके दिल में एक होक सी उठी और दिल भर आया। जब्त करने पर भी उसके आंसू निकल आए। रमेश बाबू ने फौरन वजह दरियाफ्त की और हंसाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पद्मा दूसरे कमरे में चली गई। पद्मा रमेश बाबू को जितनी बार देखती थी उनमें दिलकशी ज्यादा पाती थी। वो चाहती थी कि उनके सामने न जाए, लेकिन एक तो इसलिए कि वो मेहमान थे, दूसरे खुद उसका दिल भी चाहता था कि उनसे बातें करें। उनकी बातों में उसे लुत्फ आता था। इस मर्तबा वो आई तो उसने फैसला कर लिया कि सिर्फ 2-4 मिनट उनके पास ठहरेगी। रमेश बाबू 2 दिन से उसके साथ थे, मगर इसी 2 दिन में वो उनसे बहुत नज़दीक और कमला नाथ से दूर हो गई थी। थोड़ी देर के बाद रमेश बाबू ने कमरे के बाहर से पद्मा को आवाज़ दी। उसने कमरे में बुला लिया और 2-4 ही मिनट में पद्मा का दिल ताज़ा हो गया। उसने शरारत से सवाल किया, रमेश बाबू, अब आप ब्याह कब तक करेंगे? आपको इसकी क्या फिक्र है? रमेश ने जवाब दिया। आखिर आज ये नया सवाल कैसे हो गया? पद्मा ने कहा, आखिर कब तक अकेली जिंदगी गुजारिएगा? बात यह है, रमेश बाबू बोले, ब्याह करने का मतलब है एक जीवन साथी ढूंढ कर लाना। अगर ये जीवन साथी अच्छी न मिली तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। पद्मा को अपनी बेलुत्फ जिंदगी का एहसास हुआ। उसका दिल भर आया, मगर उसने दिल पर जबर करके जब्त किया। फिर बनावटी हंसी के साथ बोली, तो इसका मतलब यह है कि इसी शक के फेरे में आदमी ब्याह ही नहीं करे? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। हर आदमी कमला नाथ जैसा खुशनसीब नहीं होता कि उसे आप जैसी बीवी मिल जाए। पद्मा के दिल पर जैसे किसी ने तान कर घूंसा मार दिया और वो जब्त की कोशिश करने पर भी कामयाब न हुई। रो पड़ी। रमेश उसे दिलासा देकर खुश करने की कोशिश करने लगे, मगर बेफायदा। तरह तरह से रमेश बाबू ने समझाया। उसके जवाब में वो सिर्फ इतना कह सकी, आपको क्या मालूम मेरी जिंदगी किस तरह कटती है। रमेश बाबू ने हमदर्दी के साथ कहा, मुझे मालूम है कि कमला नाथ में हीरे और खोटे पत्थर में तमीज करने की सलाहियत नहीं। कुछ देर के बाद रमेश बाबू उठकर चले गए। पद्मा उनको हसरत भरी नजरों से देखती रही और सोचती रही, काश कमला नाथ भी ऐसे ही खुश मिजाज होते। मगर उसने सोचा कि हर आदमी का मिजाज एक सा हो ही नहीं सकता। उसे ख्याल आया, काश उसका ब्याह कमला नाथ के बदले रमेश बाबू से होता, लेकिन अब क्या हो, ये उसकी समझ में ना आता था। देर तक वो बहुत सी बातें सोचती रही। इसी सिलसिले में उसे रमेश बाबू की एक बात याद आ गई, कमला नाथ को हीरे और खोटे पत्थर में तमीज करने की सलाहियत नहीं। उसे यकीन हो गया कि कमला नाथ के दिल पर किसी और का कब्जा है। ये ख्याल आते ही उसका दिल टूट गया और कमला नाथ की तरफ से हमेशा के लिए मायूस हो गई और उसने फैसला कर लिया कि रमेश से अपने दिल का सारा हाल कह देगी और उससे कहेगी कि उसकी बर्बाद होती जिंदगी को बचा ले। रमेश नाश्ता करके बाहर गए थे। वो बेचैनी के साथ उनका इंतजार कर रही थी। उसे आलीशान कोठी खौफनाक भूत का मुंह मालूम होती थी, जिसमें जहरीले सांस की गर्मी से अपने को घुलती हुई महसूस कर रही थी। वो सोच चुकी थी कि अपना सर रमेश बाबू के पांव पर रख देगी। 11 बज गए, रमेश वापस न आए। वो बेचैनी के साथ बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। उसे बार बार ख्याल आता था कि रमेश बाबू भूखे होंगे। पद्मा के दिल का अजीब हाल था। उसे रमेश बाबू की हंसी, उनकी बातें याद आ रही थी। कमला नाथ को वो बिल्कुल भूल चुकी थी। उनके लिए उसके दिल में अब कोई जगह न थी। इतने में नौकर ने आकर एक रजिस्ट्री लिफाफा दिया। पद्मा ने दस्तखत करके लिफाफा ले लिया, खोला और खत पढ़ने लगी। ये खत कमला नाथ का था। उन्होंने लिखा था, प्यारी पद्मा, तुम्हारे बगैर मेरी तबीयत यहाँ नहीं लग रही है। मैंने अक्सर तुम्हारा मैला चेहरा देखा, तुम्हारी आंखों में मायूसियों की लंबी कहानी देखी, पर मैंने कभी परवाह न की। लेकिन यहाँ तुम बहुत याद आ रही हो। रात मैंने सब कुछ महसूस किया। अब कल काम हो या ना हो, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा और अब तुम्हें मुझसे किसी किस्म की शिकायत न हो। कमला नाथ। पद्मा ने खत को पढ़ा तो खुशी से उसका दिल झूम उठा। कमला नाथ में सारी खूबियाँ उसे नजर आने लगी। उसने खत की तारीख देखी और हिसाब लगाया। उसी दिन वो आने वाले थे। उसको सारा घर झूमता मालूम हुआ। इतने में रमेश बाबू बाहर से आ गए, मगर पद्मा के दिल पर कमलनाथ का फिर कब्जा हो चुका था। रमेश बाबू ने पद्मा को मुस्कुरा कर देखा और पूछा, किसका खत है?
लेकिन पद्मा को उनकी हंसी में कोई कशिश नजर न आई और उसने खुश होकर कहा, रमेश बाबू, आपके दोस्त आज ही आने वाले हैं।